मैक्स वेबर और ब्यूरोक्रेसी दोनों एक दूसरे के पर्याय लगते हैं। जब भी बात होती है ब्यूरोक्रेसी की तो नाम याद आता है मैक्स वेबर का, और जब भी बात होती है मैक्स वेबर की तो दिमाग में क्लिक करता है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी, पीएससी, नेट एग्जामिनेशन और यहाँ तक कि बीए, एमए सभी में जहां जहां मैक्स वेबर आएंगे, ब्यूरोक्रेसी आएगी, अगर आपके सिलेबस में है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही है। अधिकतर यूपीएससी और पीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या उनका उसका क्या रिलेवेंस है आज के संदर्भ में वो बताइए, नौकरशाही की विशेषताएं बताइए जो मैक्स वेबर ने बताई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कहानी है और उनका जो वैध तार्किक की जो कहानी है, वैध तार्किक नौकरशाही, लीगल रैशनल, उसका उसे उसके पैमाने को नापने को कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन सबका जो सारांश है वो निकल कर यहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कोशिश करी है आपको बहुत सिंपल शब्दों में, क्विक दिमाग में आपको याद हो जाए इस तरह से समझाने की। तो आइए शुरू करते हैं। ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का सिद्धांत या मॉडल कह लो, आइडियल मॉडल कह लो, ये जो ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का मॉडल देकर गए मैक्स वेबर, वो आज भी लोक प्रशासन या अदर सब्जेक्ट्स में स्टडी का फोकस पॉइंट है। हम कहेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। क्यों? क्योंकि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एक तरह से सरकार का ही एक भाग होता है। और जब नौकरशाही को हम समझ लेते हैं तो हम सरकार के कार्यों के क्रियान्वयन को समझ लेते हैं। हम ये भी समझ लेते हैं कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और वो जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो कैसे काम करता है। तो नौकरशाही की अवधारणा, नौकरशाही शब्द और नौकरशाही की विशेषताएं मैक्स वेबर ने क्या बताई वो देख लेते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि आलोचनात्मक मूल्यांकन उसका क्या हो सकता है, यानी कि कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स थे, किसने क्या कहा, कौन से विद्वान हैं जिनके ऐसे वर्ड हैं जो आज तक फेमस हो गए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैक्स वेबर जब नौकरशाही के बारे में लिख रहे थे तो सबसे पहले वो ये लिखते हैं कि ये नौकरशाही का आदर्श प्रारूप होगा। आप जानते हैं उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो इसी तरह की थी। सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी सिद्धांत उन्होंने दिए या जो भी विचार थे उनके, वो कह रहे थे कि आइडियल है, ये एक आदर्श स्वरूप है। जरूरी नहीं है कि किसी भी देश में इस तरह की ब्यूरोक्रेसी हो, लेकिन ये जो स्वरूप होगा ये किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी को मापने का काम करेगा। हम जब किसी आने वाले समय में जब किसी ब्यूरोक्रेसी की किसी पैमाने पर नापा जाएगा, उसके कार्यों को, उसका परीक्षण किया जाएगा या उस पर रिसर्च की जाएगी, तो ये जो सिद्धांत है ब्यूरोक्रेसी का, ये जो आइडियल मॉडल है, ये उसके मूलाधार का काम करेगा। मैक्स वेबर ये भी बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई। उनका कहना था कि जब पहले जब मुद्रा नहीं थी, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय का सिद्धांत काम करता था, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। लेकिन जब मुद्राएं आने लगी, मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, तो वस्तु के बदले मुद्रा दी जाने लगी। और जब ऐसा हुआ तो कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया इस कार्य के लिए। फिर धीरे धीरे वस्तु वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, सेवा के बदले मुद्रा कंसेप्ट शुरू हो गया। सेवा के बदले मुद्रा, यानी कि जो काम करते थे उन्हें वस्तु, सेवा के बदले वस्तु न देकर सेवा के बदले मुद्राएं दी जाने लगी, और वहीं से सैलरी वाला कंसेप्ट शुरू हुआ। और फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप है वो कम पड़ने लगा, तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी बढ़ावा मिला। डेवलपमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बढ़ा और ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ने लगी। मैक्स वेबर ने जब ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया तो वो यही कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यक्तियों का, नियुक्त प्रशासनिक कार्मिकों का समूह, जो भी नियुक्त हो और प्रशासनिक हो, उनका एक समूह नौकरशाही कहलाएगा। नियुक्त कार्मिकों का प्रशासनिक समूह सरकारी सेवाओं में।
तो ब्यूरोक्रेसी दोनों जगह होती है, सरकारी में भी और निजी में भी, लेकिन सरकारी सेवाओं को ज़्यादा इससे रिलेट किया जाता है बिकॉज क्योंकि ये जो विशेषताएं वो बता कर गए हैं वो अधिकतर सरकारी सेवाओं में होती है। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले इस शब्द को। शुरुआत करते हैं ब्यूरोक्रेसी शब्द, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्यूरो और ग्रीक वर्ड क्रेटिन। ब्यूरो वर्ड जो है वो फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है डेस्क, और क्रेटिन जो ग्रीक वर्क है इसका ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पावरफुल। डेस्क, ऐसी डेस्क जो पावरफुल है, डेस्क सरकार। तो ब्यूरोक्रेसी का जो वर्ड का जो मीनिंग है उसमें आप ये लिख सकते हैं, और ये कई बार पूछा जाता है ब्यूरो कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1745 में विंसेंट डी गार्ने, आपको याद ही हो गया होगा इनका नाम अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं। 1745 विंसेंट डी गार्ने ने, जो कि फ्रांस में उस वक्त व्यवस्था थी ब्यूरोक्रेसी की या एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको देखते हुए एक शब्द बोला, ब्यूरोमेनिया। ब्यूरोमेनिया, जैसे कोई बीमारी हो जाती है ना किसी को, मलेरिया, तो वो जो बीमारी होती है वैसा एक शब्द उन्होंने क्रिएट कर दिया, ब्यूरोमेनिया। वो कह रहे हैं कि ये जो नौकरशाही है ये एक बीमारी की तरह हो गया है फ्रांस के अंदर। उस वक्त 1745 में फ्रांस में जो स्थिति थी उसको देखते हुए विंसेंट डी गार्ने ने ये शब्द कहा था, ब्यूरोमेनिया, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जब यहाँ ब्यूरोमेनिया कहा है उसी से ये स्पष्ट झलकता है कि नेगेटिवली कहा है, ब्यूरोक्रेसी को नेगेटिवली दिखाया गया है। लेकिन मैक्स वेबर कभी भी ये नहीं कह रहे थे कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। मैक्स वेबर ने तो इसे एक आइडियल मॉडल कहा, वो तो इसे एक आदर्श स्वरूप कह रहे थे, वो तो इसकी सारी विशेषताओं को पॉजिटिवली बता रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि ये जो विशेषताएं ये चरम अवस्था है, एक तरह से ये वो स्थिति है जब ब्यूरोक्रेसी सबसे अच्छी कैसे हो सकती है, उसका आइडियल रूप क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूं, और ये आगे जाकर मूलाधार बनेगा दूसरे देशों की नौकरशाही को मापने का। तो ये सारी कहानी यहाँ तक होती है, ये शब्द आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जो लास्ट में जब हम इनका रिलेवेंस देखेंगे और मूल्यांकन करेंगे तब वो सारे शब्द मैं आपको बाकायदा एक टेबल में लिखवा दूंगी, आप उनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही शब्द आते हैं जो कि अलग अलग विद्वानों ने ब्यूरोक्रेसी को क्या कहा। आप विशेषता देख लेते हैं, अगर आप थ्योरेटिकली आंसर लिख रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो भी आपके लिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। 4 ऑप्शन में से कभी कभी एक गलत ऑप्शन आ जाता है, उसे सेलेक्ट करना होता है, या फिर क्वेश्चन सेंटेंस में भी आ जाता है, कथनों में भी आ जाता है। तो देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मैक्स वेबर कह रहे थे डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। किस तरह से, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य कर सकता है उसको वही कार्य दिया जाना चाहिए, और इस तरह से कि किसी पर भी वर्कलोड ना हो। सेकंड वो कह रहे थे हायरार्की होना चाहिए, यानी कि रोल जो है वो स्पेसिफाई हो सभी के। हायरार्की का मतलब आपको पता ही है, आप कई बार देख चुके हैं, हायरार्की ये होता है, और ये जो हायरार्की होती है इसमें यहाँ जो हर स्तर पर अधिकारी होता है उसका जो रोल हो वो स्पेसिफाई हो, निश्चित हो। सिस्टम ऑफ रूल्स हो, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए नौकरशाही के अंदर। न्यूट्रलिटी हो, जो लोग नौकरशाही में हैं, जो कार्मिक हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रल रहकर काम करेंगे, तटस्थ रहकर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी निजी स्वार्थ को वहां नहीं लाएंगे, और कहीं भी ये नहीं देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जो उन्हें कार्य दिया गया वो उन्हें फॉलो करना है। ऑथोरिटी हो, ब्यूरोक्रेसी, आपने और हमने देखा कि लीगल और रैशनल की बात हुई, ऑथोरिटी की बात हुई, शुरुआत में ही मैक्स वेबर ने कह दिया था। तो ऑथोरिटी का मतलब वो कह रहे हैं 3 तरह की ऑथोरिटी होगी हर अधिकारी के पास में। कैसी? सुपरविजन की, डायरेक्शन की और इंस्पेक्शन की। जो भी अधिकारी होगा ब्यूरोक्रेसी में उसे एक सत्ता प्राप्त होगी। क्या सत्ता प्राप्त होगी? पर्यवेक्षण करने की, निर्देशन देने की और निरीक्षण करने की। ये तीनों सत्ताएं उसे प्राप्त होगी, तब जाकर वो ब्यूरोक्रेसी कहलाएगी या वो ब्यूरोक्रेट कहलाएगा।
देन रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हो वो रिटर्न हो। जैसे कि ब्रिटेन में वहां का जो संविधान है वो रिटर्न नहीं है, तो फ्लेक्सिबल है। वो कह रहे हैं फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कठोर नियम कायदे कानून होने चाहिए जिनको फॉलो करवाना है। और लीगलिटी जब भी आएगी, वैधानिकता तभी आएगी जब रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी के रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, ऐसा मैक्स वेबर कह रहे हैं। देन एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी से उनका मतलब यही था कि जितने भी वर्कर्स हो वो अपना 100% देकर काम करें, और जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो गोल डिसाइड हुआ है, जो टास्क दिया गया है, वो कंप्लीट हो 100%। स्पेशलाइजेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्स वेबर ने कह दिया कि टेक्निकल एजुकेशन वाले कार्मिकों का ही रिक्रूटमेंट होना चाहिए। ऐसे ही लोगों को रिक्रूट करो जिनके पास टेक्निकल एजुकेशन हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं फेवर में थे स्पेशलाइजेशन के, विशेषज्ञता के। आज ये बड़ा संवाद है, आज के टाइम में विवाद चल रहा है इस तरह का कि जर्नलिस्ट वीएस स्पेशलाइजेशन। तो मैक्स वेबर किसके फेवर में थे? स्पेशलाइजेशन के। देन वो कह रहे हैं कि एक कैरियर बनना चाहिए, एक आजीविका क्रिएट होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, यानी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग एक कैरियर की तरह इसको मान के चले, कभी छोड़कर चले ना जाए जैसा कि विदेशों में होता है। यानी कि उन्हें एक परमानेंसी मिले, परमानेंट नौकरी हो उनकी, और उन्हें प्रमोशन वगैरह भी दिए जाए। वो इसके पूरे पक्ष में थे कि प्रमोशन मिलना चाहिए, सैलरी टाइम पर मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं बोनस वगैरह गिफ्ट वगैरह भी देना चाहिए। सैलरी, ये अभी आई क्या, सैलरी होना ही चाहिए। मैक्स वेबर का कहना था कि सैलरी होना चाहिए सभी की, और जैसा कार्य वैसी सैलरी होना चाहिए। और वो कह रहे हैं डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके इस ब्यूरोक्रेसी वाले कंसेप्ट की। वो यहाँ कह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, और कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो रिटर्न है, उनसे कंट्रोल होना चाहिए। जो अथॉरिटी रहेगा वो कंट्रोल करके चलेगा। और रैशनलिटी होना चाहिए। रैशनलिटी को हमने समझ लिया था पहले ही जब हम लीगल रैशनल की बात कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं मैक्स वेबर ने अपने लीगल रैशनल अथॉरिटी में कहा था कि गैर तार्किकता वाले समुद्र में जो नौकरशाही है वो तार्किकता का एक द्वीप है। और वहां उन्होंने बताया तार्किकता या रैशनलिटी क्या होता है, कि आपके जितने भी टास्क हो उनका एक उद्देश्य हो। यानी कि रैशनल होने का मतलब यही होता है ना कि आप कितना रिलेवेंस रखते हैं आपके कार्य, आप कितना तार्किक तरीके से कार्यों को निर्धारित करते हैं और वो कार्य पूरे करवाते हैं। अगर गवर्नमेंट का या ब्यूरोक्रेसी का काम अगर वेलफेयर है, तो उनके सारे टास्क जो होने चाहिए वो उसी गोल को प्राप्त करने के लिए होने चाहिए, यानी कि वो पब्लिक वेलफेयर में ही सारे टास्क होने चाहिए। रैशनल होना चाहिए, ये क्यों किया गया, वो क्यों किया गया, सबका जवाब उनके पास होना चाहिए। तो ये था उनकी विशेषताएं, ब्यूरोक्रेसी की जो विशेषताएं मैक्स वेबर ने बताई। ये कॉमनली भी अगर आपसे जनरली भी पूछा जाए कि ब्यूरोक्रेसी की विशेषताएं क्या है, नौकरशाही की विशेषताएं क्या है, नौकरशाही क्या होता है, तो ये सारे शब्द आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, सिस्टम ऑफ रूल्स, न्यूट्रलिटी, ऑथोरिटी, रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस, एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, कैरियर, सैलरी, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल एंड रैशनलिटी, ये था विशेषताएं। अब हम देखते हैं मैक्स वेबर के इस पूरे के पूरे मॉडल को कैसे आलोचना की गई, और क्या वो आज के संदर्भ में किसी तरह से रिलेवेंट है, उसका कोई महत्व है या नहीं। शब्द देख लेते हैं जो अलग अलग विद्वानों ने नौकरशाही के बारे में कहे। ध्यान से सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने एक साथ मेंशन कर दिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आता ही है क्वेश्चन। वेबलेन ने नौकरशाही को ट्रेंड इन कैपेसिटी कहा है, प्रशिक्षित अयोग्यता। वेबलेन प्रशिक्षित अयोग्यता, ट्रेंड इन कैपेसिटी। डेवी ने इसे ऑक्यूपेशनल साइकोसिस कहा है, व्यवसायिक मन संताप, ऑक्यूपेशनल साइकोसिस, डेवी। वॉर्नॉट ने इसे प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन कहा है, पेशेवर विकृति, पेशेवर विकृति, वॉर्नॉट।
कार्ल पॉपर ने दो डेफिनेशन दी है, दो शब्द दिए हैं। पहला दिया आयरन केज, लोहे का पिंजड़ा, और दूसरा उन्होंने कहा पोलर नाइट ऑफ आइस डार्कनेस। तो याद रखना है आपको। और विक्टर थॉम्सन ने इसे ब्यूरो पैथोलॉजी कहा। मैंने आपके लिए इन्हें एक ही जगह पर लिख दिया है, क्योंकि जब हम इन्हें इस तरह से लिख लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद होता है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें याद नहीं होती। जितना आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जितना फोकस करके पढ़ेंगे और जितना चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना जल्दी आपको याद होगा, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है। तो ये शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इन्हें आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। अब मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की कई आलोचनाएं हुई, और जो आलोचना रही उसको अगर समराइज करें तो जो कमियां निकल के आती हैं, जो आज के संदर्भ में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मॉडल में आदर्श होते हुए भी वो कमियां रह गई, क्या है? मशीन थ्योरी कहा। आलोचक इसे कह रहे हैं कि एक मशीन थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी में रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात तो की गई है, अच्छे वेल डिजाइन हायरार्की और स्ट्रक्चर की बात की गई, लेकिन कहीं भी ह्यूमन डायमेंशंस को नहीं देखा गया, मोटिवेशन की बात नहीं की गई, कहीं भी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात नहीं की गई। तो ये जो नेग्लेक्ट द ह्यूमन डायमेंशन है, उसके कारण ये जो थ्योरी है ये एक मशीन थ्योरी कही जाती है। देन क्लोज सिस्टम मॉडल। इस पूरे के पूरे मॉडल में हमने देखा कि जो संरचना है, जो ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है या जो विशेषताएं उन्होंने बताई हैं, उसमें कहीं भी इंटरेक्शन नहीं है अदर इन्वायरमेंट के साथ या किसी और अदर स्ट्रक्चर के साथ। तो ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा का पूरा मॉडल है, ऐसा लगता है कि वो पूरा एक क्लोज सिस्टम है जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है अपने इन्वायरमेंट के साथ, या कहीं भी मैक्स वेबर ने ये मेंशन नहीं किया कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलाव आएगा तो क्या होगा। देन नो क्रिएटिविटी, नो इनोवेशन। अगर एक कर्मचारी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, डिसिप्लिन और कंट्रोल में रहेगा, उसे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा कुछ और करने की इजाजत नहीं होगी, वो पूरी तरह से न्यूट्रल और रैशनल रहेगा, तो वो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं ला पाएगा अपने काम में, और कभी भी इनोवेशन नहीं हो पाएगा। और ऐसा होगा तो कभी ना कभी ये जो सिस्टम है ये फेलियर की तरफ जाएगा। देन मिशेल क्रोजियर का एक उनकी कहा हुआ एक सेंटेंस है जो मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से इसकी आलोचना बताता है, और अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना हो, मेंशन करना हो आपके रिटर्न आंसर में, तो ये बहुत अच्छा है लिखने के लिए। मिशेल क्रोजियर ने 1964 में अपनी बुक ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना में कहा, रिजिड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट करेक्ट इट्स बिहेवियर बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स एरर्स। वही बात जो क्लोज सिस्टम में हमने समझी, वो कह रहे हैं ये एक रिजिड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आप रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, आप डिसिप्लिन कंट्रोल, आप बात कर रहे हैं न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, आप रैशनलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो जब आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप कभी भी अपने बिहेवियर को करेक्ट नहीं कर सकते अपनी गलतियों से सीख कर। इट्स दैट कैन नॉट करेक्ट इट्स बिहेवियर बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स एरर्स। जैसा कि हर मनुष्य को या हर संस्था को डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने एरर्स से सीखे और आगे बढ़े, अपने चीजों को बदले। लेकिन मिशेल क्रोजियर का कहना था कि ये इस तरह की ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है जिसमें कभी भी एरर से कोई लर्निंग नहीं ले पाएगा वो। तो ये जो कोटेशन था ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इस तरह से ये जो क्रिटिक रहा, ये जो सारी बातें वेबलैंड, डेवी, वार्नट, कॉल प्रॉपर, विक्टर थॉम्सन ने कही, ये सब कहीं ना कहीं इस पूरे मॉडल को ले जा रही है नेगेटिविटी की तरफ। ये अधिकतर ब्यूरोक्रेसी को हम नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, लेकिन कुछ भी कहें, मैक्स वेबर ने जो विशेषताएं बताई और जिस तरह से ये आइडियल मॉडल दिया, वो आज भी लोक प्रशासन में या हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आज भी कहीं ना कहीं आधार बना हुआ है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है डेवलपिंग कंट्रीज की, वो कुछ विशेषताओं को अभी भी यहीं से फॉलो करती हैं, और अभी तक इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया है कि डेवलपिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, वहाँ नौकरशाही के अलावा कोई और संरचना आई हो।
तो अभी फिलहाल इनका जो सिद्धांत है वो इतने आलोचना के बाद नेगेटिव तो लगता है, लेकिन फिर भी उसकी महत्वता बनी हुई है और आज भी हमारे सिलेबस में वो है और आज भी प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं उनकी विशेषताएं, कुछ विशेषताएं रिलेवेंस रखती हैं। ये था मैक्स वेबर और अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।